नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चुंबकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों को। इससे पहले हम लोग निगमन कर चुके हैं। एक वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। इसके बाद धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है। तो देखो बच्चों, जब किसी धारा लूप में धारा बहती है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, हम मान लें कि I धारा बहने के कारण I चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक। अब अगर उस परिनालिका में तार के N फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी कितना हो जाएगा? N गुना हो जाएगा, मतलब NI हो जाएगा। ठीक है, तो हम चुंबकीय तीव्रता को पहले समझते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। वही उसकी है इंटेंसिटी, जिसके कारण वो पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, अच्छा, जिसको हमने लिख लिया H बराबर NI। अभी हमने आपको बताया कि अगर एक फेरे में I धारा है तो उससे संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया I। ठीक। अगर N फेरे हैं तो टोटल चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? NI। तो उसको हमने लिख दिया H से प्रदर्शित कर दिया, और यही है आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ? तो धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B नॉट बराबर हुआ म्यू नॉट इंटू NI। वैसे तो हम ये निगमन कर चुके हैं, लेकिन यहां हम समझते हैं। हर पद को समझना बहुत जरूरी है कि इतना तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र H है, लेकिन फ्री स्पेस में चुंबकीय क्षेत्र का मान कुछ घट जाता है। फ्री स्पेस का मतलब है जब माध्यम वायु या निर्वात है। ठीक है, फ्री स्पेस है। तो उस स्थिति में यहां पे क्या हुआ कि म्यू नॉट को गुणा कर दिया। म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मतलब बहुत कम। तो तभी तो यहां पर म्यू नॉट का गुणा किया गया कि फ्री स्पेस में, वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र इतना उत्पन्न होता है H, ये चुंबकीय तीव्रता है H, लेकिन अगर हम धारा के कारण टोटल चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो चुंबकीय क्षेत्र B नॉट होगा। इसका मान कुछ घट जाएगा फ्री स्पेस के कारण। तो ये म्यू नॉट NI हो गया, और NI की जगह पे हमने H रख दिया, तो ये पहला मेरा समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, चुंबकन की तीव्रता कितना, बहुत थोड़ा फर्क है। यह है चुंबकीय तीव्रता कि जिसके कारण क्या होता है, उसमें चुंबकित करने की क्षमता आ गई उसके अंदर। ठीक है, आपने दूध पिया तो आपके अंदर काम करने की क्षमता आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी इंटेंसिटी। अब चुंबकन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि बाहर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, अब बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कोई धारावाही प्रणालिका है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र बन गया। ठीक, चुंबकित करने की क्षमता आ गई। अब हमने कोई पदार्थ लिया, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया और इसको इसके अंदर रख दिया। ठीक, तो रखने से क्या होगा कि ये अब चुंबकित होगा। ठीक, ये पदार्थ चुंबकित होगा। किसके कारण? इसके कारण, इस धारावाही परिनालिका के कारण। तो यहां पे क्या लिखा है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। बहुत सही है, ये पदार्थ है, ये धारावाही प्रणालिका है। तो पहले हम पदार्थ की बात करें कि इस पदार्थ में परमाणु होंगे। उस परमाणु के भीतर नाभिक होगा जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और आपने इससे पहले एक निगमन किया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो एक धारा लूप की भांति व्यवहार करता है। तो वो
उस परमाणु का एक अपना चुंबकीय आघूर्ण है, जिसको यहां पर कहा गया है कि अब जैसे मान लो कि इस पदार्थ में 100 परमाणु हैं, 100 में से जब हमने इसको धारावाही प्रणालिका के भीतर रख दिया तो 100 में से मान लो कि 50 जो है वो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर की ओर सारे चुंबकीय आघूर्णों की दिशा घूम के उधर हो गई, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गई। तो इस स्थिति में ये 50% तो चुंबकित हो गया, ठीक। तो और किसके कारण चुंबकित हुआ? धारावाही प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसके कारण ये पदार्थ चुंबकित हुआ। तो इसी पदार्थ की बात हो रही है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को, इस पदार्थ में कितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ तो उसको हम कहते हैं चुंबकन की तीव्रता I बराबर m/v, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, तो I बराबर m/v, ठीक है। तो जिस तरीके से धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना निकला, ऐसे ही चुंबकन के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ काहे में, इस पदार्थ में, तो वो उत्पन्न हुआ Vm, हमने लिख दिया मैग्नेटाइजेशन के कारण, तो म्यू नॉट इंटू आई। म्यू नॉट क्यों किया गया? क्योंकि इन फ्री स्पेस में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कुछ घट जाता है, हमने लिख दिया इतना, समीकरण नंबर 2। अब इन दो बातों में आप एक चीज समझ गए कि जो पहली वाली बात है चुंबकीय तीव्रता, वो है धारावाही परिनालिका की बात हो रही है, ठीक, जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित धारा के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकन की तीव्रता की बात हो रही है पदार्थ की, जिसको हम इसके अंदर रखते हैं, ठीक है, ये हो गई बात। तीसरा सुनो, चुंबकीय प्रेरण। तीसरे को सुनने से पहले एक और सुन लो कि चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक है वो एम्पीयर प्रति मीटर है, चुंबकन की तीव्रता का मात्रक भी एम्पीयर प्रति मीटर है, लेकिन चुंबकीय प्रेरण की अब हम बात कर रहे हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पदार्थ के लिए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कौन सा हुआ? ये धारावाही परिनालिका। तो इस धारावाही परिनालिका या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को, अभी तो चुंबकीय आघूर्ण जितना इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण थे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए, ठीक हो गए। अब कितना चुंबकत्व उत्पन्न हुआ या कितना चुंबकत्व प्रेरित हुआ, हमने क्या बताया था कि मान लो इसमें 100 परमाणु हैं, 50 इस दिशा में संरेखित हो गए, इस दिशा में अलाइन हो गए, लेकिन 50 तो अब भी अस्त व्यस्त हैं, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये कहें कि 50% चुंबकत्व उत्पन्न हो गया तो गलत है, क्योंकि जो अस्त व्यस्त हैं वो भी तो इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए यहां पे क्या कहा गया कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण पदार्थ में उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व तथा इस पूरी घटना को हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं B। तो आप समझ गए कि इस पदार्थ के भीतर जो प्रत्येकांक आयतन में जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसे तो हम कहते हैं चुंबकन की तीव्रता, और इस धारावाही परिनालिका के कारण जो चुंबकित करने की क्षमता आई है इस धारावाही परिनालिका में, उसे हम कहते हैं चुंबकीय तीव्रता। तो तीनों में अंतर स्पष्ट है, ये अलग है, ये अलग है, और ये चुंबकीय प्रेरण, ठीक। अब ये परिणामी जो चुंबकीय प्रेरण होगा वो इन दोनों के योग के बराबर होगा, और दोनों का योग हमने क्या कर दिया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो B बराबर B नॉट प्लस BM, ठीक, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, B नॉट की वैल्यू रख दी और BM की वैल्यू रख दी, और यहां से हमने म्यू नॉट कॉमन ले लिया, तो H प्लस I आ गया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। 3 चीज क्लियर हुई। चौथा नंबर है चुंबकीय प्रवृत्ति। किसी पदार्थ द्वारा चुंबकत्व धारण करने की क्षमता को हम कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। इसको हम अब धारण करने की क्षमता, और ये किस पे निर्भर करेगी, जैसे ये पदार्थ है,
इसमें चुंबकत्व का गुण कब आएगा? जब ये धारावाही प्रणालिका इसकी अपनी क्षमता है। अब इसकी क्षमता जितनी ज्यादा होगी उसकी ही उतना ही ये ज्यादा इसको चुंबकित करेगा, शीघ्रता से करेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी चुंबकीय जो क्षमता है वो इस पर निर्भर करती है। या हम ये कहें कि I समानुपाती H। I का मतलब क्या हुआ? इसकी चुंबकन तीव्रता। समानुपाती काहे के है? चुंबक इसके धारावाही प्रणालिका के द्वारा चुंबकित करने की क्षमता। तो I समानुपाती H। समानुपाती का चिन्ह हटाओ तो कोई नियतांक आएगा, तो वो हो गया साई। चिन्ह का इस चिन्ह को हम कहते हैं साई। तो ये I बराबर साई H। तो साई बराबर क्या हो गया? I बटे H। हम इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और ये चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है ये धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकती है। क्यों भाई? हमारी आपकी जो पढ़ने की प्रवृत्ति है ऋणात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक को मतलब क्या है कि हम बैठे तो हैं आपके सामने, किताबें खोले बैठे, लेकिन हम पढ़े हैं बिल्कुल नहीं हैं, उतनी देर में हम मोबाइल चलाए हैं तो ये है निगेटिव। ठीक है नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है। पॉजिटिव क्या है कि आप अगर पढ़ा रहे हैं या हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। ठीक, जब कुछ पढ़ेंगे तो ये एक अलग प्रकार के पदार्थ का गुण है। और अगर जितना पढ़ाया जा रहा पूरा का पूरा हम पढ़ रहे हैं तो वो पदार्थ का अलग गुण है। तो ऐसे ही सेम आप इसको अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये एक ऐसा शब्द है जो कि चुंबकीय प्रेरण जो B है और H मीन्स चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। लेकिन रिलेटिव परमिएबिलिटी, लेकिन आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होती है वो चुंबकशीलता माध्यम की, म्यू का मतलब माध्यम की चुंबकशीलता और म्यू नॉट की मतलब निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये परिभाषाएं आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर समीकरण 3 से हमने क्या किया कि B बराबर म्यू नॉट H प्लस I की जगह पे हमारे पास पता है हमें वैल्यू साई H। यहां से H कॉमन ले लो तो म्यू नॉट H 1 प्लस साई। लेकिन हम एक सूत्र ये भी पढ़े हैं, B बराबर ये वाला समीकरण 5 से B बराबर म्यू H बराबर ये हो गया। ठीक, अब H से H काट दो तो म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या हो गया 1 प्लस साई। म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है म्यू आर 1 प्लस साई। ये हमने आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध का सूत्र निकाल लिया। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो बच्चों, सन 1846 में फैराडे ने विभिन्न प्रकार के पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके उनके चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया और उस आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में विभाजित किया। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखो, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में, शब्द क्या लिखा, क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, बिस्मथ, सोडियम क्लोराइड, H2O, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अक्रिय गैस है।
ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टीज को हम समझ लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है इनके। पहला, किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप अगर हम लाते हैं तो ये क्या करते हैं, मामूली से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। दूसरा नंबर, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति अभी हमने पढ़ी है इससे पहले, तो चुंबकीय प्रवृत्ति इनकी कम व ऋणात्मक होती है तथा ताप पर निर्भर नहीं करती है। अच्छे से समझना आप कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम होती है, ऋणात्मक होती है और ताप पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, जब किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ अगर हम ले लें और उसको चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक अगर हम लटका दें, जैसे मान लो ये एक एन ध्रुव है, एक एस ध्रुव है, बीच में हमने इसकी छड़ को लटका दिया। लटकाते हैं तो छड़ की अक्ष घूमकर क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। अगर क्षेत्र इस दिशा में है और अक्ष हमने ऐसे रखी तो ये तुरंत घूम के ऐसे लंबवत हो जाएगी, लंबवत हो जाती है, तथा इसका ध्रुव एन की तरफ और एस की तरफ हो जाता है। अगला इसका गुण है कि ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि हमने दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रख दिया, एक एन ध्रुव है और एक एस ध्रुव है। अब ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, ठीक, और इसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। ऐसी स्थिति में ये कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। तो जैसे मान लो हमने पानी भर दिया, यहाँ पर रख दिया पानी भर के, तो चुंबकीय ध्रुव जहां है वहां तीव्रता ज्यादा होगी, तो वहां पर पानी हट जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, सिमट के, जहां पे तीव्रता कम होगी, मतलब मध्य में पहुंच जाएगा। अब अगर हम एक यू आकार की नली लें, किस आकार की नली लें, यू आकार की, और इस यू आकार की नली में कोई हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ भर दें हम, और यदि हम इसको प्रबल चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दें तो इसमें तल कुछ गिर जाता है, इसमें तल कैसा हो जाता है, गिर जाता है। ये पांचवा गुण है। ठीक, अब हम समझते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, सेम जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इनका ठीक विपरीत है। जैसे वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की, अब ये विपरीत दिशा में चुंबकित होते थे, लेकिन अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, वायु आदि। ये तो हमने इनके उदाहरण लिख लिए। आप सेम परिभाषा इन्हीं के तरीके से आप लिखेंगे। पहला नंबर गुण हम जब लिखेंगे तो किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर ये मामूली से, इसमें हमने क्या लिखा, प्रतिकर्षित होते हैं, और यहां पे ये कैसे हम लिखेंगे, ये आकर्षित होते हैं। हमने तो शॉर्ट में लिख दिया, आपको तो पूरा इसके आधार पर लिखना है कि किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर ये मामूली से आकर्षित होते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति तो कम होती है लेकिन धनात्मक होती है। इनकी कैसी थी, ऋणात्मक, और इनकी ताप पर निर्भर नहीं करती थी, लेकिन अनचुंबकीय पदार्थ की परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। साई समानुपाती 1/T, समानुपाती का चिन्ह हटाओ तो कोई नियतांक आएगा, वो नियतांक हमने रख दिया C, और जहां पे C को हम कहते हैं क्यूरी नियतांक, और इसे हम क्यूरी नियम कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा क्या है, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखते हैं, ठीक, जब हम कहाँ रखते हैं, तीसरा नंबर हम लिखने जा रहे हैं, जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को किस छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच जब लटकाते हैं तो इसकी छड़ की अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है।
जैसे ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, और हमने एक छड़ ली तो इसकी अक्ष जो है वो घूमकर इस दिशा में हो जाएगी, लेकिन इसके ध्रुव बदल जाएंगे, ये N होगा और ये S होगा, और मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हमने दर्शा दिया। ठीक, अगला नंबर है कि अगर हम असमान चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखें, चौथा नंबर प्रतिचुंबकीय पदार्थ के तरीके से सेम टू सेम लिखना है कि ये पदार्थ असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। कैसे? जैसे हमने यहां पर रख दिया, ये कोई बर्तन रख दिया और इनको हमने यहां पर भर दिया, हमने क्या प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ कोई ले लिया। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि जहां पर तीव्रता ज्यादा है तो तीव्रता ज्यादा कहां होगी? ध्रुवों पर, तो ये ध्रुवों पर, इस तरीके से इनका ये हो जाता है। अगला नंबर है पांचवा कि अगर हम इनको यू नली के आकार में भर के और किसी चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दें तो जहां पर इनकी तीव्रता ज्यादा है तो ये उस भाग की ओर आकर्षित होते हैं, तो ये इधर की ओर, और इधर मात्रा इसकी क्या होगी? घट जाएगी। इस तरीके से ये तो हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ। अब हम पढ़ते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो देखो, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल। अब इनके गुण हैं कि इनमें जो अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण हैं वो गुण इनमें बहुत अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं, पहला नंबर। दूसरा, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति अधिक होती है, धनात्मक होती है, तथा ताप बढ़ने पर इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति घटती है। अब एक लास्ट हेडिंग है क्यूरी ताप किसे कहते हैं? तो देखो, वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है और उसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। जैसे लोहे का क्यूरी ताप 770 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जब 770 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम इसको गर्म करते हैं, उससे नीचे तक, तब तक तो इसमें लौह चुंबकत्व का गुण रहेगा। अगर उससे ऊपर गर्म करेंगे तो फिर इसमें चुंबकत्व का गुण घटने लगेगा, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा। तो ये है आपका क्यूरी ताप। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं परमाणुीय मॉडल के आधार पर चुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और लौह चुंबकत्व की व्याख्या। तो सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं चुंबकत्व की। तो देखो, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक, और प्रत्येक परमाणु में एक धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करता है, एक चक्रण गति करता है, दूसरा कक्षीय परिक्रमण करता है। दोनों के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन कक्षीय परिक्रमण का योगदान कम होता है जबकि चक्रण गति का योगदान अधिक होता है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकत्व की व्याख्या। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों के अणुओं अथवा परमाणुओं में पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है तथा दो दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के युग्म बना लेते हैं, जिनमें से एक का चक्रण दूसरे के विपरीत होता है। इस तरीके से एक का चक्रण ये है, एक का चक्रण ये है, दूसरा कोई है तो एक का चक्रण ये है, दूसरे का चक्रण, इस तरीके से ये एक युग्म बना लेते हैं। ठीक, दोनों के कारण
चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, लेकिन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण इनका शून्य रहता है। परंतु जब इन्हें हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें से अगर बाह्य क्षेत्र मान लो ये है, बाह्य क्षेत्र में रख दिया तो इनमें से एक का चक्रण धीमा तथा दूसरे का तीव्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में पदार्थ बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। ठीक है। अगला, अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों के अणुओं या परमाणुओं में पाया जाता है जिनमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है, जिसके कारण उनमें नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है और वो एक परमाणुवीय चुंबक की भांति काम करते हैं, दंड चुंबक की भांति काम करते हैं। लेकिन वो पूरे पदार्थ में अनियमित अभिविन्यस्त रहते हैं। अनियमित को मतलब एक परमाणुवीय चुंबक की दिशा ये है तो दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की ये है, पांचवें की ये है, छठवें की ये है। तो इस तरीके से ये पूरे पदार्थ में अनियमित अभिविन्यस्त रहते हैं, जिससे इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। लेकिन जब इनको हम बाह्य क्षेत्र में रखते हैं, मान लो ये बाह्य क्षेत्र की दिशा है, जब इनको हम बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो इनकी परमाणुवीय चुंबक की अक्षें घूमकर बाह्य क्षेत्र की दिशा में हो जाती हैं। जब बाह्य क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती हैं तो पदार्थ चुंबकित हो जाता है। लेकिन ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ ताप पर निर्भर करते हैं, तो ऊष्मीय विक्षोभ होता है। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जैसे कोई गैस है तो गैस के अणु अनियमित गति करेंगे, अगर कोई ठोस है तो वो अपनी जगह पर कंपन करेगा। तो इस स्थिति में उनके चुंबकीय आघूर्ण को कम कर देता है ये, और कम करने से तभी इस प्रकार के पदार्थों में चुंबकत्व का गुण बहुत कम आ पाता है। इन्हें हम कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक। अब पढ़ते हैं लौह चुंबकत्व की व्याख्या। तो देखो, लौह चुंबकीय पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण अधिक प्रबलता से पाए जाते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म आकार के प्रभावी क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। और प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। तो ये पूरे पदार्थ में इस प्रकार से ये डोमेन बन जाते हैं। जिनमें से प्रत्येक डोमेन की अक्षें एक दिशा में होती हैं, लेकिन ये पूरे पदार्थ में ये सभी डोमेन अनियमित अभिविन्यस्त रहते हैं। कैसे रहते हैं? अनियमित अभिविन्यस्त रहते हैं, जिससे इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है, शून्य रहता है। परंतु जब इनको हम बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार से बढ़ता है। एक है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा, दूसरा डोमेनों के घूर्णन द्वारा। अगर बाह्य क्षेत्र दुर्बल है, कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में इनमें चुंबकत्व का गुण जो होता है वो डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो बाह्य क्षेत्र इस दिशा में लगा दिया, तो इस दिशा वाले जितने डोमेन होंगे वो आकार में बड़े हो जाते हैं। आकार में कैसे होते हैं? बड़े हो जाते हैं। इस तरीके से आप समझ लो कि जैसे ये है, और मान लो अभी एक की अक्ष इधर है, एक की इधर है, एक की इधर है, और इधर है, और ये इधर है, इधर है, और ये इधर है। अब ये अनियमित अभिविन्यस्त है, लेकिन अगर हमने बाह्य क्षेत्र इस दिशा में लगा दिया तो इस दिशा वाला कौन सा? ये है,
तो बस ये आकार में जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे बड़े, ये आकार में बड़े हो जाएंगे और शेष आकार में छोटे हो जाएंगे। ये है डोमेनों की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। तीसरा है इसी का दूसरा पार्ट है कि अगर बाह्य क्षेत्र प्रबल है तब इनमें चुंबकीय आघूर्ण होता है डोमेनों के घूर्णन द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगर बाह्य क्षेत्र इस दिशा में लगा दिया, मान लो इस दिशा में लगा दिया, तो सभी डोमेनों की अक्षें घूम करके बाह्य क्षेत्र की दिशा में हो जाएंगी। जैसे इस तरीके से, जैसे ये है और बाह्य क्षेत्र इस दर की ओर लगा दिया तो सभी डोमेन की अक्षें घूम करके बाह्य क्षेत्र की दिशा में हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये परिणामी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है क्षेत्र की दिशा में। अब है विचुंबकन की व्याख्या। विचुंबकन में क्या होता है? जिसमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाए। तो देखो, अगर हम किसी चुंबक को क्यूरी ताप से ऊपर गर्म कर दें या हथौड़े से पीट दें तो उनके भीतर के जो डोमेन है वो अनियमित अभिविन्यस्त हो जाते हैं, जिससे उनका नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है और छड़ विचुंबकित हो जाती है। तो ये है विचुंबकन की व्याख्या। बहुत बहुत